बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए और आज का हमारा टॉपिक है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज पार्ट 3। ऑलरेडी मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। मैं थोड़ा रिव्यू कर देती हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 को। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज क्या होता है, उसकी इंडिकेशन क्या होती है, किन पेशेंट पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और क्या साइज़ की ट्यूबिंग हम यूज़ करते हैं। और पार्ट 2 में हमने देखा था कि हमारे कौन कौन सा सिस्टम रहता है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का। एक बोतल सिस्टम होता है जिसमें हम 1 बोतल और 2 बोतल 3 बोतल सिस्टम यूज़ करते हैं, और एक होता है हमारा चैम्बर सिस्टम जिसके हमारे 3 कंपोनेंट्स थे, जो कि एक हमारा था कलेक्शन चैम्बर होता है, एक वाटर सील चैम्बर होता है, ठीक है, और एक सक्शनिंग फंक्शन भी होता है हमारा। तो लेकिन आज के हम एंड करेंगे अपने टॉपिक का, और आज के उसमें देखेंगे हम कि अगर एक ही सिस्टम में हम 2 ड्रेनेज ट्यूब कनेक्ट कर देते हैं तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं, इसमें हमारे नर्सिंग केयर क्या रहता है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज में, और हम पेशेंट केयर कैसे करते हैं, और हमें कब चेस्ट ट्यूब रिमूव करनी चाहिए, और हम चेस्ट ट्यूब रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। नाउ फर्स्ट यूज chest drainage. Two chest drainage may be joined with the Y junction to same drain container but preferably leave separate. ठीक है, मतलब अगर हमें, तो अभी मैंने जो आपको बताया था कि हम 2 चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज को भी कंबाइन कर सकते हैं, तो ये होता है हमारा वाई सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं 2 चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसको कनेक्ट करके हम एक जो ड्रेन कंटेनर रखा होता है उससे कनेक्ट करें। मोस्ट ऑफ द ट्राई करना चाहिए कि हम अलग अलग ही करें। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ चेस्ट ड्रेनेज, प्लास्टिक बैग के साथ सम ऑफ द गाइडलाइंस दी गई थी कि हमें चेस्ट ड्रेनेज को कैसे मैनेज करना चाहिए। ठीक है, ड्रेनेज ट्यूब शुड बी अटैच टू चेस्ट बैग एंड सम मस्ट 2.5 सेंटीमीटर बिलो द वाटर लेवल। मैंने ऑलरेडी जो फर्स्ट लेक्चर लिया था, फर्स्ट क्लास लिया था, उसमें आपको दिखाया था जो हमारा वाटर था वो 2 सेंटीमीटर रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बोला कि जब हम जो ड्रेनेज ट्यूब होती है जब उसको हम अटैच करते हैं चेस्ट बैग से, तो उसको हम कितना मर्ज करना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर रखना चाहिए बिलो वाटर लेवल से। ठीक है, शॉर्ट ट्यूब लेफ्ट ओपन टू एटमॉस्फेयर। आपने पहले भी बोतल सिस्टम में देखा था कि एक जो शॉर्ट ट्यूब थी वो ओपन अप रहती थी बाहर की तरफ, ठीक है, जो हमारे जो एयर्स वगैरह आती थी वो बाहर निकालती थी एटमॉस्फेयर में। ओरिजिनली फ्लूइड लेवल शुड बी मार्क्ड एंड डेली आर्ली रिकॉर्डेड। मीन्स जैसे मैंने 2 सेंटीमीटर वाटर डाला बोतल में, ठीक है, तो मुझे मार्क करके रखना है कि 2 सेंटीमीटर मेरा यहाँ पर है, ताकि एक्स्ट्रा जब फ्लूइड उसमें ऐड ऑन हो तो मैं फाइंड आउट कर पाऊँ कि कितना फ्लूइड है। ड्रेन्स ट्यूब शुड बी फेस्टन टू अवॉइड ए किंकिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें क्या देखना होता है, कोई हमें जब भी ड्रेनेज ट्यूब वगैरह होते हैं तो हमें उसमें देखना कि कोई भी ऐसा ना ट्विस्ट ना आए, मतलब ट्यूबिंग जो होती है ड्रेनेज ट्यूब होती है वो मुड़ ना जाए या कहीं पे कोई कट ना आ जाए। ठीक है, कीकिंग इज योर कि हमारे कोई फॉर्म या शार्प ट्विस्ट ना आ जाए या कर्व ना आ जाए। ठीक है, एंकरेज अ पेशेंट टू चेंज अ पोजीशन फ्रिक्वेंटली। हमें पेशेंट को इंकरेज करना कि आप अपनी पोजीशन चेंज करते रहे, ये नहीं कि वो एक ही पोजीशन में फिक्स रहे, उससे पेन भी हो जाएगा, और मे बी लॉन्ग टाइम के लिए हुआ तो बेड सोर के भी चांसेस हो सकते हैं। गिव एडुकेट एनाल्जेसिक एंड एंकरेज अ फिजियोथेरेपी। और हमें पेशेंट को, मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था आपको कि एनाल्जेसिक देना होता है टू रिड्यूस अ पेन। ठीक है, या हम सेडेटिव्स भी देते हैं, और हमें फिजियोथेरेपिस्ट को भी बुलाना होता है। एंश्योर अ फ्लक्चुएशन टू फ्लूइड लेवल, हमें देखना है कि फ्लूइड लेवल में कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रहा है। ठीक है, उसका इंश्योर करना। स्टॉप व्हेन लंग री एक्सपेंड, और जब हमारे लंग्स री एक्सपेंड हो जाते हैं हमें स्टॉप कर देना, या फिर जब ट्यूब ब्लॉकेज आ जाए तो भी हम उसको स्टॉप कर देंगे, या डिपेंड लूप हो जाएगा तो भी हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। वॉच फॉर एयर लीकेज, रिपीट इमीडिएटली। हमें देखना है कि कहीं से एयर लीकेज तो नहीं हो रही है, अगर ऐसा है तो हमें रिपोर्ट करना होगा जो भी हमारे फिजिशियंस वगैरह होंगे उनको। एयर बबलिंग इन फ्लूइड और कॉलम में तो नहीं है, ऐसा हमें देखना पड़ता है। अवॉइड अ क्लैंपिंग में क्रिएट अ टेंशन न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, अगर हम अननेसेसरी क्लैंपिंग करते हैं जो हमारी ट्यूबिंग है उसमें, तो उसकी वजह से हमें न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। ठीक है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स क्रिएट हो सकता है। ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट रैपिड शैलो ब्रीथिंग, हमें जो मेन है ऑब्जर्व करना होता है डॉक्टर को रिपोर्टिंग करना। फर्स्ट इज़ रैपिड शैलो ब्रीथिंग, अगर पेशेंट की ब्रीथिंग में हमें चेंजेस दिख रहे हैं कि वो डीप ब्रीथिंग रुक रुक के ब्रीथिंग ले रहा है तो हमें उसकी भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। साइनोसिस, अगर पेशेंट को साइनोसिस हो रहा है तो भी हमें करना, प्रेशर इन चेस्ट पे आ रहा है तो भी हमें रिपोर्टिंग करनी होती है। जो सबक्यूटेनियस एम्साइमा होता है उसके बारे में भी हम करेंगे। जो हमारा सबक्यूटेनियस एम्साइमा होता है उसमें क्या होता है, इट ऑकर व्हेन गैस और
एयर ट्रेवल अंडर द स्किन सबक्यूटेनियस रेफर्स टू द टिश्यू। जब हमारे में क्या हो जाता है कि हमारी टोकर होता है, जब गैस और जो हमारी गैस होगी या एयर होगी वो ट्रेवल कर जाती है हमारे अंडर द स्किन। क्यों? क्योंकि जो सबक्यूटेनियस पार्ट होता है वो हमारा डील करता है टिश्यू से, ठीक है, और जो हमारा एंजाइमा होता है वो किससे रेफर करता है? ट्रैप एयर से, ठीक है। तो इस वजह से इसमें क्या होता है, हमारी जो एयर होती है वो स्किन के अंदर चली जाती है। एक्सेसिव हेमरेज हो जाना, रेस्पिरेटरी स्टेटस या वाइटल साइंस में चेंजेस आना, ये सब हमें ऑब्जर्व करना होता है। एंकरेज डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एट द फ्रिक्वेंट इंटरवल, ठीक है। एक उसके बाद थोड़े टाइम बाद हमें बोलना होता है कि आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने या कफिंग ले रही है, एक इंटरवल के टाइम पे होना चाहिए, ये नहीं कि कंटिन्यूसली ये सिस्टम चलता रहे। कीप अ ड्रेनेज बैक बिलो द चेस्ट लेवल, मैंने पहले भी बताया था आपको कि हम जब भी ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट करते हो वो बिलो 100 सेंटीमीटर ही रहता है। चेकिंग ड्रेसिंग, हम ड्रेसिंग भी हमें चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ड्रेसिंग अच्छे से फिक्स नहीं हुई होगी तो हमारी ट्यूबिंग रिमूव भी हो सकती है या कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। स्टाइल गोज एंड द पैडेड क्लैम्प शुड बी kept एट द साइड फॉर एमरजेंसी यूज़ इफ़ ट्यूब इज़ एक्सीडेंटली डिसलॉस्ड और डिसकनेक्टेड, ठीक है। हमें हमेशा स्टाइल पैड या स्टाइल गोज होते हैं जो हमारी ड्रेसिंग के लिए यूज़ होते हैं, उनको हमेशा बेड साइड पे रखना चाहिए, ताकि क्या होता है अगर बाई चांस इन इमरजेंसी ड्रेसिंग में या हमारी जो चेस्ट ट्यूब है अगर वो रिमूव हो जाए तो हम इमीडिएटली उस पर वर्कआउट कर पाएँ। ड्रेनेज असेसमेंट एवरी आवर टिल 24 आवर्स, और हमें क्या करना चाहिए, ड्रेनेज असेसमेंट होता है हर 1 घंटे में करना होता है 24 आवर्स के लिए, उसके बाद देन 8 आवर्स सबक्यूटेनियसली, फिर हम 8 आवर्स पे कर सकते हैं। फिजिशियन शुड नोटिफाई इफ़ ड्रेनेज एक्सीड 100 ml पर आवर, और हमें अगर हम देख रहे हैं कि जो फ्लूइड आ रहा है, जो फ्लूइड हम ड्रेन आउट कर रहे हैं उसका जो अमाउंट है वो 100 ml पर आवर हो रहा है, तो इसको नोटिफाई करना पड़ेगा। असिस्ट द फिजिशियन विल इंसर्टिंग एंड रिमूविंग ए ट्यूब, और हमेशा जब फिजिशियन ट्यूब इंसर्ट करता है या उसे रिमूव करता है तो उसको एक असिस्ट करना पड़ता है, राइट, कि हमें उसे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं तो वो बार बार नहीं ले सकते, तो उनकी हेल्पिंग करनी पड़ती है। और उस टाइम पे हमें पेशेंट को भी बोलना पड़ता है कि वो भी थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल रखे, और उनको बोलना पड़ता है कि प्लीज़ आप अपनी ब्रीथिंग को थोड़ा होल्ड करके रखें, ठीक है। एग्जाम्पल, आस्क अ पेशेंट टू होल्ड अ ब्रीथ। सी, अब हम आते हैं ड्रेसिंग चेंजेस, ठीक है। मैंने पहले बताया था ड्रेसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ड्रेसिंग की वजह से ड्रेनेज जो हमारी ट्यूब होती है वो फिक्स होती है, वही फिक्स रहती है, तो हमें ड्रेसिंग डेली चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमें जैसे स्टाइल पैड से और एसेप्टिक टेक्निक से हमें ड्रेसिंग करनी होती है, मैं ऑलरेडी आपको ड्रेसिंग दिखा चुकी हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। नाउ अगर हमारी इम्प्रॉपर चेस्ट ट्यूब फिक्सेशन या हमारी जो ड्रेसिंग है वो अच्छे से नहीं होती है तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या क्या चीज़ हो सकती है, आपको इमेज में दिख रही होगी दिस वन, ठीक है। क्या हुआ, ड्रेसिंग अच्छे से नहीं हो रखी है ट्यूब से, तो क्या हो गया, पूरा ड्रेसिंग हटने लग गया, गोज पीस वगैरह, और ब्लीडिंग भी होने लगी, और आपको ट्यूबिंग में भी ब्लीडिंग दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर इस साइड पर अगर आप देखोगे तो आपको ब्लीडिंग दिख रहा होगा ये वाली चीज़ में, ठीक है। तो ये क्या था, हमारी जो ड्रेसिंग है वो अच्छे से नहीं हुई है, जो हमने ट्यूब फिक्स की थी वो अच्छे से फिक्सिंग नहीं हुई है। नाउ कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, अब कॉम्प्लिकेशन कब कब आ सकते हैं वो भी हम देखेंगे। पहला है इंसर्शन, जब हम ट्यूब इंसर्ट करते हैं तब क्या हो सकता है, पेन भी हो सकता है, प्लेसमेंट विदाउट प्लूरल कैविटी भी हो सकते हैं, प्लूरल कैविटी में ना होकर कहीं और भी जा सकते हैं, ठीक है। या पंचर टू सॉइल ऑर्गन, लीवर, स्प्लीन, हार्ट, किसी और चीज़ को हम पंचर कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हमें पहले एक्सरे ले लेना चाहिए, ठीक है, चेस्ट एक्सरे ले लेना चाहिए। या पंचर हो सकता है हमारी जो कि इंट्राकोस्टल आर्टरी होती है उसमें, और न्यूमोथोरैक्स, हमारे हीमोथोरैक्स क्रिएट हो सकते हैं। इंसर्शन और इनकरेक्ट साइट, और जहाँ पे हमें इंसर्ट करना था, जैसे इंटरकोस्टल सेकंड में करना था और थर्ड या फोर्थ में हो गया, ठीक है। इंटरकोस्टल न्यूरोलजिया भी हो सकता है, ठीक है, या सबक्यूटेनियस एम्साइमा भी हो सकता है, ठीक है। फिर आता है पोजिशनल, ये हमारा क्या था, इंसर्ट करने के टाइम पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब पोजिशन की वजह से क्या क्या हो सकता है, ड्रेनेज फेलियर हो सकता है, ठीक है, ब्लॉकेज आ जाएगी, या ट्यूबिंग मुड़ सकती है, या री एक्सपेंशन न्यू पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है, ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स। अब ब्रोंको फिस्टुला क्या होता है, ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला होता है इज एन एबनॉर्मल पासेज वे, ठीक है, दैट डेवलप बिटवीन द लार्ज एयरवे इन द लंग, जो कि हमारे ब्रोंकाई होते हैं उसके अंदर ये डेवलप होता है, ये एक एबनॉर्मल पासेज वे होता है, ठीक है।
इसके अलावा एंड द स्पेस बिटवीन मेम्ब्रेन दैट लाइन द लंग्स, और जो हमारे प्लूरल स्पेस होता है ना उसके बीच में भी हो जाते हैं, ठीक है। ये एक एबनॉर्मल पासेज है हमारा। नाउ इन्फेक्टिव, इन्फेक्शन क्या क्या हो सकते हैं हमारा, वुड इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ज़्यादा वुंड हो सकता है, मतलब होल ज़्यादा बड़ा हो सकता है, हीलिंग में टाइम हो सकता है, या एम्पाइमा हो सकता है, ठीक है। एम्पाइमा क्या होता है, इसे कलेक्शन ऑफ पस फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब पस बन सकती है वहाँ पर। ये थे हमारे कॉम्प्लिकेशंस। नाउ सी, मैं इमेज में दिखा रही हूँ, अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो क्या साइनोसिस हो गया, ब्लूइश हो जाता है, ठीक है, कैसे स्वेलिंग आगे दूसरे पार्ट्स पे इफेक्ट कर रहा है, और स्किन में भी आपको दिख रहा हो कैसे वाइटिश फॉर्मेशन क्रिएट हो रही है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट मेंटेनेंस ऑफ चेस्ट ट्यूब। अब हमें मेंटेनेंस, अभी हमने इंसर्ट कर दी, लगा दी, ड्रेसिंग कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें मेंटेनेंस करनी होती है, ठीक है। पहला क्या होता है, चेक ऑल ट्यूबिंग कनेक्शन एंड रीटेप एज अ नीडेड, ठीक है। हमें क्या करना है, जैसे हमने इंसर्ट कर दिया, फिक्स कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें दोबारा से सारे कनेक्शन को चेक करना है, या जैसे हम ओवर देते हैं स्टाफिंग में तो भी हम एक बार चेकिंग कर सकते हैं कि सब सिस्टम अच्छे से वर्किंग कर रहा है, कहीं से लीकेज तो नहीं हो रही है। और अगर हमें कहीं से ऐसा लग रहा है कि टेप रिमूविंग हो रही है, जो ड्रेसिंग टेप है वो रिमूव हो रही है, तो हम रीटेप उसको लगा सकते हैं दोबारा से। इनपुट एंड आउटपुट टू बी मेड कंप्लीटेड एंड मार्क्ड ऑन अ कलेक्शन चैम्बर, ठीक है। हमें इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करना होता है, ठीक है, उसकी एक लिस्ट बना के हमें कहाँ पे लगा देने, जो हमारा कलेक्शन चैम्बर होता है उसकी साइड पे हम लगा सकते हैं। मॉनिटर फॉर ईयर, जो एयर लीकेज, चेस्ट एक्सरे रिजल्ट, ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड पिक एयरवे प्रेशर, और हमें मॉनिटर करना होता है आफ्टर 4 आवर्स या सम टाइम बाद कि कोई एयर लीकेज तो नहीं हो रही है, या हमें जो चेस्ट एक्सरे लिए उसका रिजल्ट भी हम देख सकते हैं, और ऑक्सीजन सेचुरेशन है जो पेशेंट का वो तो नहीं जा रहा है, पिक एयरवे प्रेशर, अभी बताया था चेस्ट एयरवे प्रेशर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें स्टॉप करना पड़ सकता है, ठीक है। रिपोर्ट एनी ऑल्ट्रेशन इमीडिएट, अगर इनके अलावा भी हमें कोई भी वाइटल साइन में चेंजेस आ रहे हैं, ब्रीथिंग में चेंजेस आ रहे हैं, या पेशेंट अनकम्फर्टेबल हो रहा है, रेस्टलेस हो रहा है, तो अगर ऐसा भी कुछ चीज़ दिखता है तो हम इमीडिएटली इसको रिस्पॉन्स करते हैं, और जो भी फिजिशियन होंगे उनको इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर को, ठीक है। कीप ए ट्यूबिंग कॉइल्ड ऑन बेड, नेवर अलाउ ट्यूबिंग टू डेंगल, ठीक है। हमें क्या करना होता है, जो हमारी ट्यूबिंग होती है हम उसे बेड पे स्ट्रेट पोजीशन देते हैं, ऐसे नहीं कि उसमें नोट पड़ जाए या वो कर्व हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रेट ही रहनी चाहिए। इंश्योर दैट बेड साइड कलेक्शन यूनिट नेवर गोज अबाउट चेस्ट लेवल, और जो हमें चैम्बर्स लगा के, बोतल लगा के जिसमें ड्रेनेज कलेक्शन होगा, वो कभी भी चेस्ट लेवल से अबाउ नहीं होने चाहिए, हमेशा बिलो ही रहने चाहिए, बिलो भी 100 सेंटीमीटर बिलो रहने चाहिए। ट्यूबिंग प्लेसमेंट, सी दिस वन, ये दिख रही है आपको, जैसे ट्यूबिंग को लेके आए स्ट्रेट, अगर ऐसे फोल्डिंग आएगी हमारी तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, अगर नोट लग जाता है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, यहाँ लाके एक फिक्सिंग देनी है ताकि वो अच्छे से रहे। अगर हम ऐसे भी मोड़ रहे तो उसको भी अच्छे प्रॉपर वे में फोल्डिंग के टाइम पे हमें फिक्स करना है ताकि कोई नोट ना लगे। रिमूविंग द चेस्ट ट्यूब, अब हम पढ़ेंगे रिमूविंग ऑफ चेस्ट ट्यूब, जब हमने कब हमें रिमूविंग करनी चाहिए, क्या इंडिकेशन होते हैं रिमूव करने के, और हम रिमूविंग कैसे करते हैं, कब हम इन चीज़ों को हटाते हैं, ठीक है। सी पोटेंशियल सोर्स ऑफ एयर लीकेज, पहले हम देखेंगे पोटेंशियल सोर्स ऑफ एयर लीकेज, क्या क्या सोर्स होते हैं जिसकी वजह से एयर लीकेज हो जाते हैं। फर्स्ट इज योर पुअर ट्यूबिंग कनेक्शन, अगर हमारी कनेक्शन ही अच्छी नहीं, हमने पुअर ट्यूबिंग कनेक्शन किया हुआ, अच्छे से सब चीज़ों को कनेक्ट ही नहीं किया, कहीं से छोड़ दिया, जितना हुआ होने दिया, तो तब भी ये एयर लीक हो सकते हैं। ट्यूब डिसलॉजमेंट फ्रॉम प्लूरल स्पेस, अगर हमारी जो ट्यूबिंग है उसमें क्या हो रहा है, डिसलॉजमेंट हो रहा है। डिसलॉजमेंट मतलब क्या होता है, टू रिमूव और फोर्स आउट फ्रॉम द पोजीशन, ठीक है, मतलब हम रिमूव कर रहे हैं या जो पोजीशन है वहाँ से चीज़ को हटा रहे हैं या हट रही है खुद से, ठीक है, वो चीज़, तो वो अपने क्या होगी, हमारी ट्यूबिंग प्लूरल स्पेस से बैकवर्ड हो रही है। या फिर टू करेक्ट बेड साइड कलेक्शन यूनिट, और हमारे जो बेड साइड कलेक्शन यूनिट है वहाँ पे कोई क्रैक हो गया है, वहाँ पे कोई क्रैकिंग आ गई है ट्यूबिंग में, तो भी हो सकता है। टू लोकेट एयर लीक, क्लैम्प द ट्यूबिंग मोमेंटरली एट वेरियस पॉइंट्स अलोंग ट्यूबिंग लेंथ, ठीक है। अगर हमें दिख रहा है कि ट्यूबिंग से एयर लीकेज हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम क्लैंपिंग कर सकते हैं। नाउ व्हेन टू रिमूव अ चेस्ट ट्यूब, अब हम कब कर सकते, अब हमने चेक कर लिया कि एयर रिमूव जो एयर लीकिंग है वो कब हो सकता है, अब हम जो चेस्ट ट्यूब है उसको रिमूव कब कर सकते हैं। फर्स्ट इस क्राइटेरिया देखेंगे हम कब, नो एयर लीकेज, कोई एयर लीकेज नहीं है, ठीक है, सब कम्प्लीटली सही हो गया, या ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड था बिलो
50 सीसी पर डे आ गया हो तब, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, योर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर क्लियर सिरक्सनियस कलर फ्लूइड, जो हमारा सीरो सैंग्यूनियस फ्लूइड होता है, जो हमारा सीरो सैंग्यूनियस फ्लूइड है वो क्या होता है, जो हमारा सीरो सैंग्यूनियस फ्लूइड होता है वो एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसमें ब्लड भी हो सकता है या लिक्विड पार्ट्स हो सकते हैं किसी सीरम के, ठीक है। अगर हम जैसे जो फ्लूइड हम कलेक्ट कर रहे हैं, पेशेंट ड्रेनेज में आ रहा है, हमें देखना उसमें कोई ब्लड अभी भी आ रहा है या वो बिल्कुल क्लियर आ गया है या कोई पार्टिकल्स या कोई सीरम तो नहीं है। फुल एक्सपेंशन ऑफ लंग इन एक्सरे, ठीक है, जो हम फुल लंग्स का एक्सपेंशन चेक कर सकते हैं कि लंग का चेस्ट एक्सरे के थ्रू। क्लियर स्टाइल फ्लूइड रिमूव डायरेक्टली, जो हमारा फ्लूइड था वो अच्छे से रिमूव हो गया है, ठीक है। टर्बिट मीन्स होता है कोई भी ओपेक, ठीक या क्लाउडी अपीयरेंस होना किसी भी मैटर का। इन्फेक्टेड फ्लूइड तो नहीं है, कभी पस फॉर्मेशन वगैरह, तो जो हमें विड्रॉ करना होता है प्रोग्रेसिवली, ठीक है। अब रिमूवल ऑफ चेस्ट ट्यूब इंडिकेशन देखेंगे पहले हम। नो फ्लक्चुएशन इन द फ्लूइड कॉलम ऑफ द ट्यूब, ठीक है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है तब कर सकते हैं। डेली फ्लूइड ड्रेनेज जो हमारा लेस देन आ गया 100 ml इन 24 आवर्स में और लेस देन 50 cc पर डे में, ठीक है। एयर लीकेज हैज़ भी स्टॉप, जो एयर लीकेज हो रही थी वो भी स्टॉप हो गई है, जो हम ड्रेनेज से जो एयर को हम रिमूव कर रहे थे, ठीक है, जो हम न्यूमोथोरैक्स कंडीशन में देखते हैं वो भी स्टॉप हो गई है, तब हम कर सकते हैं। ये हमारी इंडिकेशन। प्रॉपर टाइमिंग क्या हो सकता है, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स आफ्टर थोरैकोस्टमी, ठीक है। रिमूव द ट्यूब विद इन 6 आवर ऑफ द री एक्सपेंशन 25% कोलैप्स, अगर हमारा री एक्सपेंशन हो जाता है 6 आवर में तो हम ये प्रॉपर हमारी टाइमिंग रहती है, ठीक है, रिमूविंग की। टाइमिंग ऑफ चेस्ट ट्यूब रिमूवल डिपेंड ऑन इंडिकेशन, मैं बाय इंडिकेशन पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब 2 इंडिकेशन हमने जब ट्यूब इंसर्ट करते तभी मैंने बताया था, एक न्यूमोथोरैक्स होती है और एक हमारी प्लूरल ड्रेनेज, मतलब जो फ्लूइड कलेक्शन और एयर कलेक्शन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी पोजीशन भी डिपेंड करती है और हमारा रिमूवल ऑफ चेस्ट ट्यूब भी डिपेंड करता है। अगर न्यूमोथोरैक्स था हमारे पेशेंट को तो हम क्या करेंगे, बबलिंग मूवमेंट हैज़ बी सीज्ड, अगर हमारी बबलिंग मूवमेंट स्टॉप हो गई है, लंग्स फुली एक्सपेंड हो गया, हमने चेस्ट में देखा हमारे जो लंग्स थे फुल एक्सपेंड हो गए, तो भी हमें ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन क्लैंपिंग द ट्यूब, ठीक है, अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अगर हमें सब कुछ है तो हम क्लैंपिंग भी कर सकते हैं। गेट ए चेस्ट एक्टर 12 to 24 आवर्स आफ्टर लास्ट एयर लीकेज, जब हमारी लास्ट एयर लीक हुई है उसके बाद हम 12 और 24 आवर्स में एक चेस्ट एक्सरे जरूर लेंगे, उसी से हमें पता लगेगा प्रॉपर कि हम, ठीक है, अच्छे से एयर या फ्लूइड है वो अच्छे से रिमूव हो गया और हमारी जो लंग्स है वो अच्छे से एक्सपेंड हुए हैं या नहीं हुए। प्लूरल फ्लूइड और ड्रेनेज होगा तब क्या देखेंगे हम, सबसे पहले हम फ्लूइड का अमाउंट या वॉल्यूम देखेंगे, जो कि हमारे कितना होना चाहिए, लेस 100 ml होना चाहिए 24 आवर्स में। सीरस फ्लूइड देखेंगे, लंग्स री एक्सपेंडेंट देखेंगे, क्लिनिकल स्टेटस इंप्रूवमेंट क्या है वो देखेंगे। नो फ्रेश और ऑल्टर ब्लड कमिंग आउट ऑफ चेस्ट ट्यूब, कोई फ्रेश ब्लड तो नहीं आ रहा है या कोई ऑल्टर मतलब क्लोटिंग टाइप या कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा है, वो सब चेक करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं पेशेंट केयर पे, हमें पेशेंट केयर क्या करनी चाहिए। इट्स योर ब्रीथिंग, क्योंकि हमने जब भी प्रोसेस में बताया था हम कफिंग के लिए बोलते हैं, डीप ब्रीथिंग के लिए बोलते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन देखेंगे सबसे पहले, उसका रेट क्या होता है, रेस्पिरेशन का रेगुलरिटी क्या है, डेप्थ क्या है, और कोई ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी तो नहीं, रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ब्रीथ साउंड कैसे हमारे क्लाइंट के, डीप ब्रीथ एंड कफिंग करवाते हैं हम, जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है आपको पिक में भी दिख रही होगी, वो करा के देखते हैं। स्प्लिंटेज ऑफ थोरेसिक इंसिजन विद पिलो, ठीक है, हम स्प्लिंटेज थोरेसिक इंसिजन करके देखते हैं ये क्या होता है। ये क्लाइंट हैज़ एन एब्डोमिन और चेस्ट इंसिजन दैट विल बी कॉज अ पेन ड्यूरिंग कफिंग, ठीक है। जब भी पेशेंट को कोई इंसिजन आया हो चेस्ट लेवल पे, तब क्या होगा, जब वो उसको क्या हो सकता है, एब्डोमिन और चेस्ट इंसिजन की वजह से पेन हो सकता है, ठीक है, जब वो कफिंग करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, हम तो क्लाइंट को बोलते हैं कि आप एक पिलो रखें अपने एब्डोमेन पे, तभी आप ब्रीथिंग मतलब डीप ब्रीथिंग या कफिंग करें। नॉलेज लेवल उनका इंक्रीज़ करेगा, उनको बताएंगे आपको, मतलब हम उन्हें पहले से एजुकेट करते आते हैं जब हम कंसल्ट फॉर्म लेते हैं कि हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं, इससे क्या होगा, ठीक है। या उसके बाद हम पेशेंट को पोस्ट प्रोसीजर भी केयर्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें भी हम उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उनका नॉलेज लेवल को इम्प्रूव करते हैं। पेन कंट्रोल, ठीक है, जो पहले बताया था,
हम उनको एंटीबायोटिक भी देते हैं, एनाल्जेसिक भी देते हैं, ऑलरेडी जब प्रोसीजर इंसिजन देते हैं सेडेशन भी देते हैं ताकि पेन लेवल ज़्यादा ना हो, पेन कंट्रोल। वाइटल साइन हमें हमेशा मॉनिटर करना होता है और हम पेशेंट पोजीशन को भी माइंड में रखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जब हम पेशेंट पोजीशन होगी तो हम क्या करते हैं, इंकरेज करेंगे मूवमेंट्स के लिए पेशेंट को, कहता है फ्रिक्वेंटली चेंजेस पोजीशन के लिए बोलते हैं। ग्रेविटी ड्रेनेज वर्सेस सक्शन, हम जो भी ड्रेनेज होगा बिलो चेस्ट लेवल रहेगा क्योंकि ग्रेविटी फोर्स से ही वो ड्रेन आउट होगा। इफ़ डिसकंटिन्यू फ्रॉम सक्शन ट्यूब शुड बी ओपन टू एयर, जब हम डिसकंटिन्यू कर देंगे तो हम ओपन अप करते हैं एयर में। फिर हम क्या, कीप अ ड्रेन बिलो द लेवल ऑफ चेस्ट, ऑलरेडी मैं आपको इस पॉइंट को बहुत बार बता चुकी हूँ। हाई और सेमी फॉलर पोजीशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। अवॉइड ए डिपेंडेंट लूप इन पेशेंट ट्यूबिंग, और हमें अवॉइड करता है कोई लूप से हमारी पेशेंट की ट्यूबिंग में ना आए। चेस्ट ट्यूब शुड नॉट बी क्लैम्प ड्यूरिंग पेशेंट मूवमेंट, एब्यूटेशन और ट्रिप, हमें जो चेस्ट ट्यूब है उसको क्लैम्प नहीं करना होता जब भी हमारा पेशेंट कोई मूवमेंट कर रहा है या मतलब मूवमेंट्स कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहा है। क्लैम्प ओनली टू, हमें क्लैम्प कब करना होता है, अगर हमारी एयर लीक हो रही होती है तो जहाँ से एयर लीक हो रही है वहीं करते हैं, या हमें सिमुलेट करना होता है ट्यूब रिमूवल को, जब हमें ट्यूब रिमूव करने वाले हैं तब। रिप्लेस करना होता है हमें ड्रेन को तब करेंगे, ठीक है, कि हो सकता है हमारा एक जो हमने सिस्टम लगाया था वो फुल हो गया तो उसके बाद हमें दूसरा सिस्टम लगाना, तब हम कर सकते हैं। कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट एंड इन लाइन ऑटो ट्रांसफ्यूज़न बैग, अगर बैग वगैरह को हमें कनेक्ट या डिसकनेक्ट करना है तो हम क्लैम्प कर सकते हैं। या मिल्किंग विद द क्वेश्चन, पेशेंट केयर, चेस्ट ट्यूब साइड ड्रेसिंग, इसमें क्या होता है, ड्रेसिंग ड्राई एंड इंटेक, जो भी हम पेशेंट की ड्रेसिंग अप्लाई करते हो वो ड्राई होनी चाहिए, प्रॉपर प्लेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। पैल्पेट फॉर सबक्यूटेनियस एम्फसाइमा, ठीक है, हमें हमेशा पैल्पेट करना चाहिए सबक्यूटेनियस एम्फसाइमा, क्योंकि इसके लिए हमारे क्या होता है जो एयर वो होती है वो हमारी स्किन के अंदर चली जाती है। इफ़ प्रेजेंट टेक डाउन द ड्रेसिंग एंड इंस्पेक्ट साइट, लुक फॉर द आईलिड, अगर हमें दिखता है कि सबक्यूटेनियस एम्फसाइमा है तो हमें ड्रेसिंग हटा के उस साइट को लोकेट करना होता है, फाइंड आउट करना होता है कहाँ पर है। ट्यूबिंग, रेगुलर इंस्पेक्शन फॉर लीक, किंक, डिपेंड, लूप्स, कंप्रेशन, ओकेजन, हमें ट्यूबिंग में देखना होना चाहिए कि वो हमारी ट्यूबिंग कहीं से टर्न ना हुई हो, कोई नोट ना लगी हो उसमें, या कहीं पे लीकेज ना हो, या उसके अंदर कोई एयर ब्लॉकेज ना हो। ड्रेन फ्लूइड सैंपल, और जो हमारा ड्रेन फ्लूइड होगा जो हमने कलेक्ट किया फ्लूइड उसका हम सैंपल ले सकते हैं चेकिंग करने के लिए, उसकी वॉल्यूम, उसका रेट, उसके कलर, उसका करेक्टरिस्टिक हम चेक करते हैं, मतलब उसके अंदर फ्लूइड के अंदर उसका कलर चेंज है या ब्लड तो ज़्यादा नहीं हो, पस फॉर्मेशन तो नहीं आ रहा, येलोइश कलर तो नहीं है, ठीक है। नाउ वाटर सील, अगर हम वाटर सील में क्या क्या देखते हैं, वाटर सील इज़ फील्ड टू अप्रोप्रिएट लेवल, जो हमारा वाटर सील होती है उसमें जो हमारा वाटर का लेवल अप्रोप्रिएट होना चाहिए। वाटर लेवल मूव्स ऑन अ पेशेंट ब्रीथ टाइडली, मतलब जो हमारा वाटर का लेवल जो पेशेंट ब्रीथ करेगा तो मूव भी करेगा क्योंकि हमारी एयर्स आ रही होती है। इफ़ नो काइंड क्लैम्प लाइंग ऑन अ ट्यूबिंग, डिपेंड फ्लूइड फिल लुक लंग टिश्यू होना, अगर ऐसा नहीं हो रहा मतलब मूवमेंट से नहीं दिख रही है तो क्या हो सकता है, मे बी हमारी ट्यूबिंग में कोई प्रॉब्लम है, या हमने क्लैम्पिंग तो नहीं कर रखा है, या फिर ट्यूबिंग की प्लेसमेंट अच्छे से तो नहीं हुई है, या फ्लूइड फिल्ड तो नहीं है उसके अंदर, ठीक है, या कोई ब्लॉकिंग तो नहीं आ रखी है, नो मोर एयर लीकेज या प्लूरल स्पेस में कोई री एक्सपेंस वगैरह का सब चेक करते हैं। टू लोकेट एयर लीकेज, और हमें देखना होता है कहाँ से एयर लीकेज हो रही होती है। सक्शन चेक कनेक्शन, सक्शन में हम चेक करेंगे कनेक्शन ऑफ ट्यूबिंग्स का जो अच्छे से होने चाहिए। टिपिकल जो हमारे सक्शन होता है उसका हम लेवल रखते हैं 15 to 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O। नाउ नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्या रहेगी, इन्फॉर्म कंसर्न साइन, हमें पहले एक्सप्लेन करना जो पेशेंट होंगे कि इसमें क्या क्या प्रोसीजर में हो सकता है, कैसे हम प्रोसीजर करेंगे, और हमें कंसर्न फॉर्म पे साइन लेना होता है, कंसर्न फॉर्म पे डॉक्टर भी साइन ले सकते हैं, ठीक है। एनी एलर्जी आइडेंटिफाई, और हमें ये भी देखना है कि किसी ड्रग से पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है, या कोई हम जब सेडेशन वगैरह देने वाले हैं क्या वो जिस साइड पे हम प्लेस करने वाले हैं वहाँ पे कोई एलर्जी तो नहीं है। सेडेटिव गिवन इफ़ प्रेस्क्राइब, और सेडेशन जो एनेस्थीसिया हम देने वाले हैं वो प्रेस्क्राइब्ड होता है तभी ही देना होता है। इन्फॉर्म अ पेशेंट अबाउट ऑल प्रोसीजर एंड नीड फॉर बेटर कोऑपरेशन, और हमें पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है और बेटर कोऑपरेशन के लिए उससे मतलब हम हेल्प ले सकते हैं कि वो हम सोच सकते हैं या हम उम्मीद कर सकते हैं कि पेशेंट हमारे साथ कोऑपरेट करे। मेक अ पेशेंट कंफर्टेबल विद द एडुकेट सपोर्ट, और हमें पेशेंट को ड्यूरिंग प्रोसीजर कंफर्टेबल रखना होता है ताकि ईजिली प्रोसीजर हो पाए। बेड साइड कार्डियक टेबल स्टैंड चेयर, ठीक है, और हमें कार्डियक टेबल रखनी होती है ताकि हम अगर सी पोजीशन दे रहे हैं पेशेंट को तो हम विद द हेल्प ऑफ कार्डियक टेबल दे सकते हैं।
सपोर्ट एंड रीएश्योर द पेशेंट ड्यूरिंग प्रोसीजर, हमें ड्यूरिंग प्रोसीजर भी हम जो पेशेंट है क्या होता है कई बार एंजाइटी हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, तो उस टाइम पे भी हमें उनका कंट्रोलिंग के लिए हम थोड़ी बात कर सकते हैं या उनको रीअश्योर कर सकते हैं कि नहीं आप इतने परेशान मत हो, बस हो जाएगा, बस थोड़ा ही पेन होता है। आफ्टर नीडल विद द ड्रॉन प्रेशर अप्लाइड एट द साइट एंड स्मॉल ड्रेसिंग अप्लाइड, अगर जब हम इंसिजन दे देते हैं तो पहले तो यही होता है कि सबसे मेन होता है हमारा एसेप्टिक से जो हमारे टेक्निक होते हैं वो मेंटेन करते हैं, फिर जो हमारा सोल्यूशन जो बेटाडिन सॉल्यूशन था वो अप्लाइड करते हैं, मतलब उस एरिया को अच्छे से पार्टिसिपेशन करते हैं, फिर हम इंसिजन देते हैं, फिर उसके बाद हम इंसर्ट करते हैं। पेशेंट इज़ कैप्ट ऑन बेड रेस्ट, और हम पेशेंट को बेड रेस्ट भी रखते हैं, हम मूवमेंट्स के लिए बेड से उठ के इधर उधर घूमने के लिए नहीं बोलते हैं। रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, डिटेल ऑफ फ्लूइड एंड एनी जो भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आते हैं, कंप्लेंट्स होती है वो हमें नोट डाउन करनी होती है। इवेलुएट अ पेशेंट आफ्टर प्रोसीजर, और फिर हमें क्या करना होता है जो हमारा प्रोसीजर पूरा हो जाता है, जैसे एयर का अगर न्यूमोथोरेक्स था या जो एयर प्रॉब्लम थी वो रिमूव हो गया या फ्लूइड एक्यूमुलेशन वो रिमूव हो गया, तो उसके बावजूद भी हम पेशेंट को असिस्ट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। नाउ लुकिंग टूवर्ड्स फ्यूचर मोबाइल चेस्ट ड्रेनेज, अभी तो हमारे पास या तो बोटल सिस्टम है या चैम्बर सिस्टम है, या मैंने आपको और भी पहले दिखाए थे जो हम बैक से ड्रेनेज सिस्टम यूज़ करें, लेकिन इन फ्यूचर और नाउ फॉरेनर कंट्रीज़ में ये जो एडवांस ड्रेनेज सिस्टम है वो यूज़ होता है। इसके साथ जो पेशेंट होता है अगर हम ड्रेनेज सिस्टम कनेक्ट भी कर देते हैं तो इसके साथ पेशेंट मूव भी कर सकता है, घूम भी सकता है, ठीक है। तो फैसिलिटेट अर्ली एम्बुलेशन, रिड्यूस हॉस्पिटल स्टे, इसकी वजह से हॉस्पिटल स्टे भी रिड्यूस हो जाता है, आज भी ये यूज़ होते हैं कहीं पर। एयर अलोन वन वे वॉल्व, जो मैं ऑलरेडी आपको वॉल्व दिखा चुकी हूँ, वो भी यूज़ करते हैं फॉर बोथ फ्लूइड एंड एयर मिनी चेस्ट ड्रेनेज, ठीक है। अगर दोनों ही है एयर भी और फ्लूइड भी के लिए हम मिनी चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। नाउ 9S फॉर सक्सेसफुल सेफ चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, मतलब पूरे प्रोसीजर में हमें ये 9S होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट सेडेशन, एडुकेट एंड ठीक है, जो एनाल्जेसिक होता है वो हमें एडुकेट, इनको क्या होता है हमें सेडेशन देना होता है, जिससे क्या होता है पेशेंट को जो पेन का होगा, जो एनाल्जेसिया होगा वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर हम मान लो कि हम सेडेशन नहीं देंगे तो पेशेंट को पेन होगा, तो हमें एनाल्जेसिक वगैरह भी यूज़ करने पड़ते हैं और हम यूज़ भी करते हैं टू रिड्यूस द पेन लेवल। तो उससे बेटर हम क्या करें, एडुकेट जो हमारा सेडेशन है वो दे सकते हैं, एनाल्जेसिया प्रोवाइड कर सकते हैं। साइट हमें मैंने पहले भी आपको बताया था, एयर के लिए करें तो हम साइट इंटरकोस्टल में देते हैं और फ्लूइड के लिए 5th इंटरकोस्टल में हम इंसिजन करते हैं और जो ट्यूब होते हैं इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम इसे ना करें, ठीक है, इंसर्ट के टाइम पे मैंने कॉम्प्लिकेशन बताया था, अगर वहाँ ना करें कहीं और तो हमारे ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं और इनकरेक्ट साइट पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो साइट हमेशा ध्यान में होनी चाहिए हमारे। अ सेफ एरिया अबाउट द निप्पल posterior to the anterior axilla fold should be chosen, 5th intercostal space, ठीक है। तो हमारी साइट यही रहती है। सेंसिटिव फिंगर डिसेक्शन विल बी रिड्यूस इंसर्शन कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। सेंसिटिव मतलब हमें देखना कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, अगर जो लीकेज है उस टाइम पे तो हम वो भी चेक। स्टेरिलिटी, सिंगल डोज एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस, ठीक है। अगर स्टेरिलिटीज लेके हम एंटीबायोटिक भी देंगे ताकि हम इन्फेक्शन से बचा पाए। स्टर्निंग टू फिक्स अ ड्रेन विद द हैवी सील, ठीक है, मतलब जो हम ड्रेनेज इंसर्ट करते हैं तो मैंने आपको इक्विपमेंट्स में भी दिखाया था कि हम सिल्क जो होते हैं, सूचर्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो हम सूचरिंग करेंगे। सूचरिंग हम क्यों करते हैं, टू फिक्स अ ड्रेन विद द हैवी सिल्क, ताकि जो हमारी ट्यूब है वो स्किन के साथ फिक्स रहे, बाहर ना निकले, ठीक है। सक्शन हम अप्लाई करते हैं ताकि अच्छे से हम ड्रेन आउट कर पाएँ। सील केयरफुली ऑन रिमूवल ऑफ ट्यूब, जब हम ट्यूब रिमूव कर देते हैं उसके बाद हमें एक प्रॉपर ड्रेसिंग देनी होती है ताकि वो पार्ट अच्छे से क्लोज हो जाए। साइड इफ़ेक्ट, ठीक है, में भी बहुत सारी साइड, आरटी पुअर टेक्निक, ठीक है, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसकी पुअर, वहाँ पे क्या हो सकता है, बहुत सारे हमें साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। साइनोसिस हो सकता है, पेन हो जाए, बाद में ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। और हमें क्या करना होता है, एक्सपोजर हो गया हमारा, प्रोसीजरल हो गया, ठीक है, तो वो सब हम चीज़ें देखनी होती। ये हमारे 9S थे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।